हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन को डिस्कस करते करते भाई साहब हीरा की बात कर ली है। अब ग्रेफाइट की बारी है। मतलब अब समझेंगे कि ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और मैं बताऊं, स्ट्रक्चर के लिहाज से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डायमंड के स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसलिए नहीं, मेरे को तो डायमंड से प्यार है, मेरे को ग्रेफाइट से ज्यादा मतलब नहीं रहता। अपन तो सीधा आदमी पैसे की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि जो तुम्हारे स्कूल के माँ साहब और माँ साहिबा है ना, वो ग्रेफाइट पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन जब मैं एनालिसिस करता हूं स्कूल एग्जामिनेशन के पेपर्स को, तो डायमंड को कवर अप कब किया गया है, ग्रेफाइट को ज्यादा किया जाता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल थ्योरी भी है। एक्सेप्शनल क्यों है, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं। ग्रेफाइट कार्बन का कंपाउंड है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है, और कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता। सही बात है, नहीं करता। ग्रेफाइट करता है। लेकिन ग्रेफाइट बोलता भाई साहब मैं हूं तुम्हारे खानदान का, लेकिन उल्टा ही चलूंगा तुमसे। तो ग्रेफाइट, इसलिए शायद स्कूल के मां साहब और मां साहिबा आपसे ग्रेफाइट पर ज्यादा सवाल करते हो। बट एनीवे, हम लोग दोनों पर पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। डायमंड को हम बहुत शिद्दत से देख चुके। अब बारी है इस वीडियो में ग्रेफाइट को समझने की। पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज को ग्रेफाइट की। ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, देखा है यार तुमने, तुम देखते ही हो ग्रेफाइट। अभी शायद तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो तो ग्रेफाइट तुम्हारे पास ही रखा हो। पेंसिल होगी ना तुम्हारे पास, पेंसिल की जो लीड है, वो लीड ग्रेफाइट की लीड ही तो है जो जिससे लिखते हो। क्या है वो, ग्रेइश ब्लैक कलर का ही तो है। तो इट्स अ ग्रेइश ब्लैक कलर एंड एन ओपेक सब्सटेंस, मतलब लाइट पास नहीं कर सकता। एट ओपेक सब्सटेंस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक सब्सटेंस है। इट इज लाइटर देन डायमंड, मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इसका एक मॉलिक्यूल डायमंड के मॉलिक्यूल से लाइट है। डायमंड का मॉलिक्यूल भारी है, इसका मॉलिक्यूल लाइट है। स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, स्मूथ है और बड़ा स्लिपरी टू टच है। वो पेंसिल की लीड बड़ी स्मूथ और बड़ी स्लिपरी दिखती होगी। वो आते हैं ना पेंसिल की लीड अलग से भी आती है। वो एक पेंसिल आती है ना जिसमें आप बटन दबा दबा कर उसकी निब निकालते रहते हो, उसमें आपको निब का एक पूरा सेट भी मिलता होगा। तो वो बड़ा स्मूथ सा और बहुत ही स्लिपरी रहती है ग्रेफाइट। मतलब आप समझो स्लिपरी और कितनी स्मूथ है ग्रेफाइट। और इस स्लिपरी नेचर की वजह से ग्रेफाइट को ग्रीस के रूप में आप ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हो। मतलब अगर आपके पास कोई शॉप वॉप हो या आपने कहीं कोई देखी हो शॉप को, तो उनकी जो शटर्स होते हैं या जो आपके घरों के चैनल गेट्स कई बार जो लगे होते हैं मेन गेट्स पे, वो चैनल गेट्स के जो बाउंड्रीज होती है या जो उनके कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा दो मेटल्स का एक दूसरे के ऊपर, तो चू चा की आवाज ना करे, मतलब फ्रिक्शन ना हो, जिससे वियर एंड टियर ना हो। इसके लिए हम वहां पर कॉर्नर्स पर उन दो मेटल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक ल्यूब्रिकेंट लगा देते हैं, ग्रीस काले रंग का। शटर्स में भी दिखता होगा, चैनल गेट्स में भी दिखता होगा। वो ग्रीस जो है ग्रेफाइट ही है, ग्रेफाइट का ही फॉर्म है। तो उस ग्रेफाइट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर, ऑयल को मिलाकर उसमें हम उसको ग्रीस का फॉर्म देते हैं। बट उसको आप स्लिपरी होने के कारण एज अ ल्यूब्रिकेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक है, क्यों कर सकते हो, कैसे, स्ट्रक्चर में और डिटेल में समझेंगे। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक ऑल अदर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अनलाइक ऑल अदर मतलब डायमंड नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, कोयला नहीं कर सकता, फलरीज नहीं कर सकते। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और इसलिए क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। याद करो, हमने डायमंड में कहा था कि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रेफाइट के पास वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको वो आसानी से मूव करवा सकता है। और इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफर करता है। तो ये जो पेंसिल की लीड है, इसको मैं कहता हूं बार बार आप लोगों से कि इसको सॉकेट में मत डालना कभी। बचपन में खेल आप बहुत करते होगे, पेंसिल को फंसा दिया सॉकेट में, प्लग ऑन कर दिया, करंट लगता होगा। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर पेंसिल की जो वो तो पेंसिल है, उसकी जो कैपिंग है, जो आउटर सरफेस है, वो तो वुड का है, कैपिंग तो उस पर वुड की है, लकड़ी है, और लकड़ी तो इंसुलेटर होती है। तो फिर हमको करंट कैसे लगेगा? अगर लकड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लकड़ी तुम छोड़ते कहां हो? तुम तो पेंसिल को पीछे से कुतर जाते हो ना पूरा, तो पूरा कुतर के पीछे से भी उसमें से निब निकल आती है, आगे से भी निब निकल आती है, फिर सॉकेट में डालोगे और पीछे से पकड़ोगे तो करंट तो लगेगा ना पूरा, लीड क्योंकि आ रही है।
तो या तो तुम कुतरना बंद कर दो, अपनी हरकतें सुधार लो, या फिर तुम कम से कम उसको सॉकेट में डालना बंद कर दो। एक चीज तो कम कर दो, नहीं तो करंट का झटका लगेगा भैया। तो ये आपकी बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि डायमंड थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता है, मतलब वो हीट का कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट हीट का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? अब चाहे कंडक्टिविटी की बात करो या चाहे आप इसकी स्लिपरीनेस की बात करो, उस सबकी वजह उस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। क्या है? उस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो अब देखते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और यह है आपके सामने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर मैं बहुत डिटेल में समझूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चों वाला स्ट्रक्चर है। क्या है? समझ लो इस बात को कि ये एक हेक्सागोन बना रहा है, मतलब 6 कार्बन होते हैं, एक हेक्सागोन बनाते। कैसे बनाते हैं यहां पर बताता हूं आपको। ये एक हेक्सागोन हो गया, ठीक है। हेक्सागोन मतलब यहां पर 6 कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। थोड़ा और अच्छा बना लेता हूं। तो आपके पास ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा और ये छठा। हो गए 6 कार्बन। और ये 6 कार्बन आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। ये एक और इससे हेक्सागोन जुड़ा रहेगा, तो इससे एक और हेक्सागोन जुड़ गया, तो यहां पर एक और हेक्सागोन बना लो। तो ये एक और हेक्सागोन बन गया। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा हेक्सागोन जुड़ता चला जाएगा, एक पूरी लेयर बन जाएगी हेक्सागोन की। तो या पूरी एक लेयर बना सकते हो इससे जैसे ये एक दूसरा मॉलिक्यूल बना गया, इसके बगल में एक आपने इससे बना दिया, तो ये एक इससे बन गया, ये एक और हेक्सागोन बन गया। तो ये आपका एक और पूरा हेक्सागोन बन गया, ये बन गया। तो इस तरीके के आपके क्या हो रहे हैं, 6 कार्बन की एक पूरी लेयर बन गई। तो ये एक लेयर पूरी इस तरीके से बन जाएगी यहां पर, और ये पूरी लेयर यहां पर बन जाएगी। इसके नीचे इसकी एक और लेयर होगी, ऐसी एक लेयर और होगी इसके नीचे 6 कार्बन की, मतलब इनमें भी क्या होंगे, आपस में हेक्सागोन के फॉर्म्स होंगे। तो ये ऐसे 6 लेयर इसकी भी होगी, 6 कार्बन की। तो ये भी ऐसे पूरी नीचे एक लेयर बनेगी, फिर इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। तो ऐसा क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स बन जाएगी। जैसे ये एक लेयर बन गई 6 कार्बन की पूरी, इसको आप फर्स्ट लेयर बोल दो। ये दूसरी लेयर बन गई, तो इसको आप सेकेंड लेयर बोल दो। और ऐसी इसके ऊपर एक और नीचे बन गई, तो इसको आप थर्ड लेयर बोल दो। सो दिस इज योर थर्ड लेयर। तो ये आपकी थर्ड लेयर हो गई। क्लियर हो गया? तो ये एक के नीचे एक लेयर स्टैग्ड रहती है, स्टैग्ड ओवर वन अनदर, तो स्टैग्ड रहती है ये। इस लेयर के अंदर की अगर कुछ खास बात करना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, 2 कार्बन के बीच की दूरी, ये 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻10, मतलब तुम समझ रहे हो, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, और 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं, 100 करोड़ में 9 जीरो होते हैं, और 1000 करोड़ में 10 जीरो होते हैं। 1000 करोड़ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर की लेंथ है। अब 1 मीटर कितना होगा, लगभग इतना होगा 1 मीटर, इतना होगा 1 मीटर। इस 1 मीटर की लेंथ के 1000 करोड़ टुकड़े कर दो, मतलब कैंची लो और टुकड़े पे टुकड़े करते हुए चलो। कपड़ा मान लो ये 1 मीटर का कपड़ा था और कैंची से हम काटते हुए चल रहे हैं, और 1000 करोड़ टुकड़े कर दिए इक्वल साइज के, तो एक जो टुकड़ा होगा, अब तुम इमेजिन कर लो कितना छोटा होगा वो, उस कपड़े का एक जो टुकड़ा होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। उसको आप 1 एंगस्ट्रॉम बोल दोगे, 1 एंगस्ट्रॉम।
तो उसको आप एक एंगस्ट्रॉम का बोल दोगे जो 10⁻⁻10 मीटर का है, और दो कार्बन के बीच में लगभग 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बीच में? दो कार्बन के बीच की ये वाली लेंथ बता रहा हूं, ये। तो ये बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है, ठीक है। और दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो होगी वो कोवेलेंट होगी, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी दोनों के बीच में, तो दिस विल बी अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन, और ये कार्बन एटम्स है, इस एक लेयर का और दूसरी लेयर के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस देखना चाहते हो तो डिस्टेंस है 3.354 एंगस्ट्रॉम, बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? दो कार्बन की बीच की दूरी से कई ज्यादा डिस्टेंस है दो लेयर के बीच की दूरी में। मतलब ये जो एक लेयर बन रही है और ये जो आपकी दूसरी लेयर बन रही है, इन दोनों लेयर के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो ये अच्छा खासा है, और लगभग 3.354 एंगस्ट्रॉम। तो 3.3 एंगस्ट्रॉम उसको मान लेता हूं, तो ये 3.3 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को आप ए डिग्री ऐसा लिख देते हो, तो 3.354 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये 3.354 एंगस्ट्रॉम के बीच, दोनों लेयर के बीच में दूरी है। मतलब ये लेयर के बीच की दूरी अच्छी है, और दूरी अच्छी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगा, जिस फोर्स को आप वॉन्डर वॉल बॉन्ड बोल देते हो। अब वॉन्डर वॉल बॉन्ड क्या है? वॉन्डर वॉल फोर्स क्या है? ये फिजिकल फोर्सेस होती हैं, ये सिर्फ फिजिकल फोर्स होती हैं। 11th क्लास में आपको इनको बहुत डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा, अभी ये किसी काम की नहीं है। बस मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक फिजिकल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट कर पा रहा है किसी वजह से, तो उसको हम उसका फिजिकल फोर्स बोलेंगे, केमिकल फोर्स नहीं। केमिकल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, यह सिर्फ होगा उसका फिजिकल फोर्स। कौन सा फोर्स? फिजिकल फोर्स। और इस फिजिकल फोर्स को वॉन्डर वॉल फोर्स बोला जाता है, वॉन्डर वॉल बॉन्ड बोला जाता है, वॉन्डर वॉल फोर्स बोला जाता है। जो कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहां पर दूरी बहुत ज्यादा है, तो यह कम है। अब इससे क्या होगा? पहली लेयर और दूसरी लेयर क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है और अच्छी खासी दूरी पर है, तो वो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है ऐसे। तो पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकती है, और जो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है वो आसानी से ल्यूब्रिकेंट का काम कर सकती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे। तो वहां से फ्रिक्शन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से ये ग्रीस के रूप में, पूरा ग्रेफाइट ग्रीस के रूप में ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसका रीजन इसके स्ट्रक्चर में ही छुपाता है, ये ल्यूब्रिकेंट। और पूछ सकते हैं आपको दो चीजों के बीच में कितनी दूरी है, तो 3.3 एंगस्ट्रॉम, जहां एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, यह बात याद रखना। और दो कार्बन के बीच की दूरी कितनी होगी? 1.42 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। एनटीएससी पर यह क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में, लेयर डिस्टेंस के बारे में और बॉन्ड लेंथ के बारे में। ये बॉन्ड लेंथ हो गई कार्बन कार्बन की, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चंस एनटीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो लेयर के बारे में क्लियर हो गया, स्लाइड कर सकती हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं? ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए ग्रीस बनाकर काम किया जाता है। एक और बात मैं बताता हूं, अगर आप एक कार्बन को देखोगे तो जॉइंट जो कॉमन कार्बन है उसको मत देखना, उसके अलावा जितने भी कार्बन दिख रहे होंगे वो सिर्फ 3 कार्बन से जुड़े होंगे। कैसे? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि क्या कह रहा हूं, आप कोई भी कार्बन देखो, कॉमन कार्बन कैसे? जैसे ये कॉमन कार्बन हो गया, इसको मत देखना। कॉमन कार्बन के अलावा कार्बन देखो, जैसे आप इस कार्बन को देख लो, ये कार्बन अगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, या आप इसको भी कह लो ये वाला, या आप दूसरा कलर में यूज करता हूं तब आपको और क्लियर दिखेगा। आप देखोगे कि जैसे ये वाला कार्बन, चलो आप ले लो, ये वाला कार्बन थोड़ी टाइम के लिए ले लो, ठीक है। तो ये कार्बन कहीं ना कहीं, वैसे तो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्बन से कॉमन होंगे ही, लेकिन जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें कहीं ना कहीं ये कार्बन मेरे को दिख रहा है जो है, और ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो ढंग से इसको 3 कार्बन से मैं जुड़ा हुआ बता देता हूं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। दिख गया आपको 3 कार्बन? आपको 3 कार्बन दिख गए होंगे। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं, ये दूसरा और तीसरा। मतलब आपको दिखेंगे कि ज्यादातर जो कार्बन है
वो कार्बन आपके 3 बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब ये कार्बन भी देख लोगे तो 1 2 और 3, इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन इधर 1 इधर 2 और ऊपर वाली लेयर के साथ अगर मिलता है या इसके पीछे कोई लेयर आती है तो उसके साथ 3, वरना ये कार्बन देखोगे तो 1 2 और 3, हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3, ऐसा ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, जबकि कार्बन के कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4। क्यों होने चाहिए ये मैं आगे बताऊंगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। लेकिन अभी एक हिंट दे देता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके पास होंगे। ये अगर मैं कार्बन मान रहा हूं तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 100% होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, क्योंकि 4 तो लिखा हुआ आ रहा है बाहर आउटर में, तो 4 तो होंगे। तो 3 तो मुझे दिख रहे हैं क्योंकि 3 कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, ये शेयरिंग हो रही है C2 और इस कार्बन के बीच में, ये भी शेयरिंग हो रही है इस कार्बन और C3 के बीच में, और ये भी कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं इस कार्बन C1 और इस कार्बन के बीच में। तो 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 3 तो क्या कर रहे हैं? कहीं बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 4 में से बॉन्ड बना रहे हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ये कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा, वो कहीं भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कार्बन अगर हम स्ट्रक्चर में देख रहे थे तो 3 बॉन्ड बना। जैसे ये कार्बन की अगर आप बात कर लो, 1 2 और ये वाला 3, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 और 3, ये 3 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, लेकिन इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो चलो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो मतलब वो क्या है? वो फ्री है। तो उसको मैंने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये चौथा इलेक्ट्रॉन जैसी हल्की सी भी कोई फोर्स मिलेगा तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन सरक जाएगा, मतलब मूव कर जाएगा, खिसक जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन खिसक गया मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो भी फ्री है। फ्री मतलब कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। इलेक्ट्रॉन का काम देखो, हम बोलते हैं ना फ्री बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन का काम होता है बॉन्ड बनाना, मतलब वो काम पर लगे हैं, काम कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। भैया हम शेयरिंग में लगे हुए किसी के साथ, कोई हमें शेयर कर रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं हम, ये भी बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है तो काम पे लगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा मतलब फ्री फोकट बैठा हुआ है, और फ्री फोकट बैठा हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं मचलेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, और जाएगा तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंड्यूस करेगा। तो वो 100% इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में। डायमंड में नहीं था। डायमंड में याद करो मैंने क्लियर कहा था, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़कर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक कार्बन वहां 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यहां नहीं बना रहा, यहां पर 3 ही कार्बन जुड़ना है, तो चौथा कार्बन आपका फ्री है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। यह बात भी इसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आई। मतलब स्ट्रक्चर को देखकर 2 बात समझ में आई। एक, लेयर के स्लाइडिंग का ज्यादा बड़ी लेंथ है, मतलब वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्टैक करेगी, तो एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफर कर सकता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाते हैं, जो इनके एक्सेप्शन केस था। क्योंकि ग्रेफाइट कोवेलेंट है तो नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी से। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये था स्टूडेंट इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा था ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को। और जैसे कि आपको पता है, मैग्नेट बेंच पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनको आप magnetbeans.com से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड
कर सकते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।